नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी ने खोली इस्लाम की पोल। अलीगढ़ में था तो उसके जो फाउंडर थे उनका नाम था सर सैयद अहमद खान। एक फ्रॉड नैरेटिव में 26 साल तक हम तमाम सारे भाई बहन, हमारे वालिद साहब ये सुनते सुनते थक गए कि सर सैयद ने एक बार ये कहा था कि हिंदुस्तान एक बहुत खूबसूरत सी दुल्हन है, उसकी एक आंख हिंदू है और एक मुसलमान है। अगर एक भी, मेरी बात तो सुन लें भाई, पूरी ताली तो बाद में बताइएगा, और उसकी एक आंख ख़राब हो गई तो हिंदुस्तान बड़ा बदसूरत लगेगा। सर सैयद की सारी हिस्ट्री पढ़ ली मैंने, और जितने लोगों ने सर सैयद पर रिसर्च की उन्होंने कभी बोले ही नहीं था ये। लेकिन हम फ्रॉड नैरेटिव को अपने पॉलिटिकल एजेंडे के तहत आगे बढ़ाते हैं। एक और है हमारे यहाँ, ये मैं आज इसलिए पूरे इत्मीनान और विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि बहुत कुछ जिसमें आप लोगों ने नहीं देखा उसको मैंने ज़मीन पे जिया भी है और देखा भी है, इसलिए मेरी राय आज कुछ और है। एक चलता है हिंदुस्तान में गंगा जमुना तहजीब। अब जहाँ गंगा जमुना नहीं है वहाँ कौन सी तहजीब है भाई? तो ये गंगा जमुना तहजीब का जो फ्रॉड इस देश में चल रहा है, इसके बारे में मेरी राय यह है कि ऐसी कोई तहजीब ही नहीं है। ये राजनीतिक लोगों ने अपनी सुविधा के लिए एक नया वर्ड कॉइन कर दिया है। अब एक और नया निकला है, आतंकवाद का धर्म नहीं होता। ये भी बड़ा फ्रॉड है भाई, और इसको धड़ल्ले से चलाते हैं। और सारे विचारधारा के लोग, राष्ट्रवादी भी लोग चलाते हैं, और सेंट्रिस्ट भी चलाते हैं, और लेफ्टिस्ट भी चलाते हैं, आतंकवाद का धर्म नहीं होता। फिर एक तीसरा चला है आजकल कि धारा 35A के बारे में 19 अगस्त 2014 को जब हमने PIL दाखिल की, मेरे 2 साथी इसमें थे, जिसमें से एक साथी इस बीच में खो गया और एक है वो दिल्ली में मोर्चा संभाले हुए हैं, वो और जगह जाते हैं। ग़ज़वा-ए हिंद का नाम सुना है आप लोगों ने? लेकिन ग़ज़वा-ए हिंद के बारे में देश को नहीं पता। मुसलमानों के बारे में आप उतना जानते हैं, रोज़ा, नमाज, ईद पे बड़ी अच्छी सेवैयाँ बनती हैं, कबाब वहाँ बड़े अच्छे बनते हैं, और ग़ुलाम अली बड़ी अच्छी कव्वाली गाते हैं। हम किसी बात को बग़ैर पढ़े, बग़ैर जाने उसका प्रचार ही शुरू कर देते हैं भाई। इसलिए हम उनसे न तो लड़ पाते हैं, न जवाब दे पाते हैं, न इंटेलेक्चुअली जवाब दे पाते हैं, और आखिर में होता यह है कि कश्मीर बन जाता है इस देश के अंदर, और फिर भी चलता रहता है कि साहब गंगा जमुना तहजीब बहुत ज़रूरी है। मैं और बातें तो कहूँगा आपसे, मुझे एक चीज़ बाद में आप याद दिला दीजिएगा कि मैं कुरान मजीद में, मुझे बाद में याद दिलाइएगा, इसका बाद में बताऊंगा मैं कि मैंने क्यों आपको कहा है कि मैं इसको आपको पहले बताए दे रहा हूँ। कुरान मजीद में एक सूरा है 17 नंबर का, आयत नंबर 81। इसे लिख लीजिए, जब बात आखिर में कहूँगा तो बताऊँगा क्या था। अब मैं आर्टिकल 35A के बारे में, क्योंकि पवन जी ने बहुत कुछ बता दिया है, R.S. सिंह साहब ने बता दिया है। अभी R.S. सिंह साहब ने काफ़ी सारी बातें पुराणों की बताई, लेकिन मैं तो, आप जानते हैं मेरा हाथ बड़ा तंग है हिंदू धर्म के बारे में, रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में, क्योंकि मैं बचपन से अजान नमाज पढ़ते पढ़ते बड़ा हुआ। R.S. सिंह साहब ने अभी कहा, कई रेफरेंस दिए पुराणों के। हमारे एक दोस्त ने भी हमको बताया कि शायद ये भी एक बड़ी, हमारे पुराणों में लिखा गया है कि आप जिस शहर में आपकी शादी होती है, अगर उसी शहर में दामाद लौट के आए और वहाँ कुछ इनलाइटन करे लोगों को अपने ज्ञान से, तो ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है। R.S. सिंह साहब की ससुराल जो है वो बनारस में है। और इतने सारे हमने प्रोग्राम किए, लेकिन आज एक बात ये भी पता चली
कि कुछ लोग घर में भी बीवी से नहीं डरते और बाहर भी नहीं डरते, क्योंकि हमारे बीच में मिसेस आर.एस. सिंह साहब बैठी हुई हैं। देखिए, आर्टिकल 35A में जो 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान, आप जानते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, और दिल्ली से लेके बंगलौर और बंगलौर से लेके जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, वहाँ जमहूरियत की, लोकतंत्र की बात में लोकतंत्र आ जाता है, बात में लोकतंत्र आता है भाई। लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे उनसे शिकायत नहीं है जिनकी फितरत मुझे पता है, मुझे उनसे शिकायत नहीं है जिनकी किताब ने क्या कहा है, मुझे शिकायत उन लोगों से है जो इस पे चुप्पी साधे हुए हैं। बनारस आने का एक ख़ास मकसद ये था कि जैसे लोगों ने कहा कि यहाँ जिसका स्वर्गवास होता है उसे मोक्ष मिल जाता है, मुझे भी कुछ मेरे दोस्तों ने कहा कि पुष्पेंद्र, तुम इतने सारे, हम लोग फंक्शन कर चुके हैं, आर.एस. सिंह साहब भी जा चुके हैं, सुशील पंडित भी जा चुके हैं, सब लोग जा रहे हैं, बोले जब तक इसको धार नहीं मिलेगी, जब तक तुम बनारस में जाके ये बात नहीं बताओगे। आर्टिकल 35A के बारे में आपने सुना, पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति का एक आदेश है, मैं इसको दोबारा दोहराना नहीं चाहता। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर क्या किसी संविधान में धारा गलत है या सही है, यह भी बहस का मुद्दा मेरे लिए नहीं है। वो कैसे जुड़ा यह भी मुद्दा नहीं है, ये लीगल इशू है, कोर्ट में चैलेंज किया है, वहां हमारे बड़े बड़े वकील खड़े हुए हैं, 4 साल हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट उसको रिजेक्ट नहीं कर पा रहा है। मेरा कहना यह है, क्या लोकतंत्र के अंदर और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के अंदर क्या कोई धारा किसी तरीके से जस्टिफाई ठहराई जा सकती है कि हम 7.5 लाख लोगों को वोट डालने के अधिकार से वंचित करते हैं? यह मुमकिन है। लेकिन जम्मू कश्मीर में इस धारा की वजह से जो 1954 में बनी, और बनाने वाले और नाफिज करने वाले, लागू करने वाले कितने मक्कार और मुनाफिकीन लोग थे कि 1954 में आपने एक धारा बना दी जो कि राष्ट्रपति का आदेश है, जिसको हमने चैलेंज किया है कि ये धारा कैसे बन सकती है। मैं उससे आगे की बात कहना चाहता हूं। जब आप 1954 में कोई कानून बना रहे हैं तो 1954 से लागू होना चाहिए। ऐसे ही होता है कि नहीं होता है? तो मुझे बताइए कि जब आपने 1954 में एक धारा 14 मई 1954 को ये लागू की, तो आपको ये अधिकार किसने दे दिया कि जब भारत गुलाम था, जब आज़ाद भी नहीं हुआ था, आपने कहा कि इसकी मान्यता 1944 से होगी, क्योंकि 1944 से पहले जो लोग आ जा चुके थे उनके आने से तकलीफ नहीं थी, और सन 47 में, 48 में, 49 में जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से भाग करके हिंदू आए थे, इसलिए आपने उसकी कट डेट 1944 रखी कि 7.5 लाख जो आज की डेट में सरकारी गिनती है, उन हिंदुओं को आपने वोट से वंचित कर दिया है। और ये वो लोग हैं जो सुबह से लेकर शाम तक फ्रीडम ऑफ स्पीच, जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत की दुहाई देते हैं। और इसके बारे में वो यही नहीं कहते, वो यूएनओ तक जाते हैं। इसके अलावा आप मुझे बताएं कि क्या आपको लगता है कि कश्मीर में जमहूरियत है? कौन सी इंसानियत की बात हो रही है? आपने 1954 के अंदर संविधान के अंदर घपला करके और मरकज के, केंद्र के कुछ लीडरों की मिलीभगत से एक ऐसी धाराएं उसमें लगाई जिसको साफ है, जिसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैंने पहले कहा कि ये गंगा जमुना तहजीब, एक धर्म के शांति प्रिय लोग, ये बकवास मैं नहीं बोलता। शुद्ध रूप से आपने जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को फारिग करने के लिए आपने ये धारा लगाई। लेकिन उसके बावजूद भी जो जम्मू की वैली के अंदर कश्मीरी पंडित था, आपकी सियासत ने,
आतंकवादियों ने, अलगाववादियों ने, वहां की राजनीतिक शक्तियों ने, सबने मिलकर के 1990 में 3.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों के साथ आपने जो किया वो पूरी दुनिया ने देखा। ये कोई 100 साल पुरानी कहानी नहीं है। आप सबको पता होगा कि किस तरीके से रात में आपने उनकी हत्याएं की। जो पड़ोसी वहां रहते थे, जो भाई भाई की बात करते थे, जो जमहूरियत की बात करते थे, जो कश्मीरियत की बात करते थे, आपने मस्जिदों का सहारा लेके नारा लगाया कि कश्मीरी हिंदू पंडितों को मार दो, इनकी औरतों को रख लो। यह नारा पूरे जम्मू कश्मीर में गूंजा। लेकिन हमने ये गंगा जमुना तहजीब पूरे हिंदुस्तान में इसका रिएक्शन नहीं देखा। हमको कहीं नजर नहीं आया कि कुछ 2, 4, 10 लोग इसके लिए खड़े हो जाते, जो शांति प्रिय लोग हैं वो खड़े हो जाते, जो कहते हैं कि इस्लाम में सब बराबर हैं, सबका हक बराबर है और किसी पे हमला करना इस्लाम में गलत माना जाता है। वो नहीं खड़े हुए। वो किसके लिए खड़े हुए? वो रोहिंग्या के लिए खड़े हुए, वो बांग्लादेशी के लिए खड़े हुए। हमने जुलूस देखा। आप बताएं, आप सब लोग, बहुत कोई पुरानी बात नहीं है, रोहिंग्या के लिए जो बर्मा से भगाए गए, क्योंकि बर्मा में एक सुचारू सरकार चल रही थी, वहां उन्हें निज़ाम मुस्तफ़ा अच्छा लग रहा था कि हम इस्लाम की हुकूमत नाफिज करेंगे। उन्होंने कहा हम करना चाहते हैं। वो बौद्ध बेचारे जिनका पूरा धर्म ही अहिंसा पे है, उन्होंने कहा अच्छा आप कर लीजिए। जब ये पीछे पड़े तो उन्होंने अहिंसा छोड़ के हथियार उठा लिया। फिर वो इतनी जगह भागे कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि किस मुल्क में जाके निज़ाम मुस्तफ़ा बचाएं। लेकिन हो क्या रहा है? आप सबको आज़ाद मैदान की तस्वीरें याद हैं? आज़ाद मैदान में इन्हीं रोहिंग्या मुसलमानों के सिलसिले में जो कुछ बर्मा में अत्याचार हुआ था, उसके लिए लाखों मुसलमान आज़ाद मैदान में इकट्ठा हुआ था। और क्या तांडव हुआ था? आप तकरीरें करते यहां तक बात समझ में आती है, आप सॉलिडरिटी शो करते यहां तक बात समझ में आती है, लेकिन मुंबई के आज़ाद मैदान में अमर जवान ज्योति, जो भारतीय सेनाओं के शौर्य का प्रतीक था, उनके बलिदान का प्रतीक था, उसको तोड़ने के पीछे क्या वजह थी भाई? ये नफरत कहां थी? एजेंडा कुछ और था आपका और नफरत कुछ और थी आपकी, बहाना कुछ आपने कुछ और बनाया और वहां आग लगाई आपने खड़े होकर के। तब भी हिंदुस्तान ने रिएक्ट नहीं किया। अगर कश्मीर के हालात ऐसे हैं, अगर वहां धारा 35 लग जाती है, उसके बाद भी वहां के हिंदुओं को बाहर कर दिया जाता है, 1990 में मार के उन्हें अपने ही देश में शरणार्थी बना दिया जाता है, इसके लिए सिर्फ जिम्मेदार हिंदुस्तान के लोग हैं। आपकी चुप्पी है, इस देश की चुप्पी है। और इसी वजह से, यही वजह है कि खुलेआम इस देश की सत्ताएं, इस देश की व्यवस्था और जम्मू कश्मीर के लोग, चाहे वो महबूबा हो, अब्दुल्ला हो, फारूक हो, मूसा हो, हुर्रियत हो, ये तमाम सारे लोग, जिस वक्त ये सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी और 3 मेंबर की बेंच, जजेस की बेंच जब इसको सुन रही थी, महबूबा मुफ्ती किसके बल पे मुख्यमंत्री बनी थी? मात्र 2 ही एमएलए तो कम थे आपके। वो मुख्यमंत्री होते हुए, जिसने भारत के संविधान का हलफ उठा करके मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, वो खुलेआम कहती है कि धारा 35A से छेड़छाड़ की गई तो जम्मू कश्मीर में भारत का झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। इसकी प्रतिक्रिया भारत में नहीं हुई और आपकी प्रतिक्रिया न देने से उनके हौसले बुलंद हैं। इसलिए यासीन मलिक जैसा वो चोर, वो डकैत, वो क्रिमिनल, जिसने एयरफोर्स के 4 फौजियों का, एयरफोर्स के 4 लोगों की हत्या की है, टेलीविजन पे आके बोल चुका है। वो कहता है कि पंडितों को अगर बसाया तो जम्मू कश्मीर में खून खराबा होगा। तो आतंकवादी की भाषा, मुख्यमंत्री की भाषा, सेपरेटिस्टों की भाषा, इंटेलेक्चुअल्स की भाषा, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स की भाषा, सबकी एक भाषा है। तो फिर ये कौन सी गंगा जमुना तहजीब की मजाक हो रहा है भाई? कौन सी कश्मीरियत और जमहूरियत की बात हो रही है? किस इंसानियत की बात हो रही है? जब तक कश्मीर में कश्मीरी हिंदू पंडित मौजूद थे, तब तक कश्मीरियत थी। आज जम्मू कश्मीर में मैं एक बात को बार बार टेलीविजन पे बोल रहा हूं, आप लोगों को भी इसको दोहराना है, बोलना है। आप कहिए कि कश्मीरियत पूरी तरीके से वहाबियत में कन्वर्ट कर दी, इंसानियत को हैवानियत में कन्वर्ट कर दिया इन लोगों ने।
और जमहूरियत को जिहादियत में बदल दिया। इस नैरेटिव को चलाइए, तब पता चलेगा कि हिंदुस्तान के लोगों को कश्मीर की हकीकत पता है। आप पढ़ना नहीं चाहते, आप जानना नहीं चाहते, आप रिएक्शन नहीं देते, इसलिए मात्र 2.5% लोग भारत की रिट को चैलेंज कर देते हैं। हमारी कमजोरी है ये। मैं उन गुंडे बदमाशों की बात नहीं कर रहा जो खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं। वो चैलेंज इसलिए कर रहे हैं कि आप खामोश हैं और 70 साल से खामोश हैं। और अब आप कहेंगे कि आज ऐसा क्या हो गया है कि बहुत सारी बातें वो नहीं कह पा रहे हैं। जिस दिन आपने चुप्पी तोड़ी, जिस दिन आपने तय किया कि हम नैरेटिव को बदलेंगे, और उस बदलने में आपने 2014 को पैदा कर दिया, इसलिए बहुत सारे लोगों को परेशानी है। आप नैरेटिव बदलिए भाई। ऐसा नहीं होगा कि हिंदुस्तान के किसी एक छोटे से गांव के अंदर कुछ लोगों को यह पता चला कि किसी ने गाय को मार के उसका मीट रखा है और उस भीड़ ने उसको मार दिया। यह गलत बात है, नहीं मारना चाहिए, ठीक है, लेकिन 125 करोड़ की आबादी का मुल्क, अगर एक गांव में एक घटना हो जाती है तो आप मुझे बताइए जरा कि वो यूएनओ तक पहुंच जाती है कि अखलाक को मार दिया साहब। यहां तो इंटॉलरेंस हो गया है, हिंदू जो है बहुत ज़्यादा अताताई हो गया है। यहाँ तो क्या कहते हैं, हिंदुओं के हाथ में सरकार आ गई है। मोदी जो है वो हॉकिश फेस है और मोदी की वजह से इस देश में हिंदू जो है वो कत्लेआम मचा रहा है। एक आदमी को चंद लोगों ने मार दिया, उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन उसके बावजूद भी नैरेटिव यूएनओ पहुंच जाता है। लेकिन क्या आपने अपने बनारस में किसी एक दिन बंद रखा कि 1990 में हजारों औरतों का रेप, हजारों बच्चियों का मर्डर, हर साल कश्मीरी आते हैं जंतर मंतर पर और मार्टर डे मना के चले जाते हैं। हम और आप क्यों चुप हैं भाई? वो कश्मीर का हिस्सा नहीं? वो कश्मीरी हमारे लोग नहीं हैं? उनके लोग हमारे लिए दर्द नहीं होता? और जब आपका दर्द नहीं दिखाई देता तो उनको लोग अलग थलग कर देते हैं। आप चिल्लाइए, आप बताइए, यहां से आवाज उठनी चाहिए। यह 35A पुष्पेंद्र का, राकेश मुदगल का, वी द सिटीजन्स का या पवन जी का मुद्दा नहीं है। आर सिंह साहब ने कई टॉक्स में यह भी कहा कि यह आर्टिकल 35 होने की वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर जो 2.5-3% लोग हैं, अगर जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 35 की वजह से वहां आतंकवाद जिंदा है। आप याद कीजिए, इस हिंदुस्तान में 2 जगह हैं जिनसे मेरा पास का वास्ता रहा। एक मैंने बताया आपको, मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, वो भी मुसलमानों के मेजॉरिटी में है, और एक जम्मू कश्मीर जो अभी भी महबूबा मुफ्ती ने कोई 10 दिन पहले कहा कि अगर आर्टिकल 35A पे बातचीत आप लोग करेंगे तो जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम स्टेट है और उसको बड़ी सारी रियायतें देके आपने हमारे साथ रखा है। अगर आर्टिकल 35A के ऊपर कुछ आप लोग करते हैं तो फिर हमें भी गौर करना पड़ेगा 1947 में कि हमें आपके साथ रहना है या नहीं रहना है। तो महबूब मुफ्ती देर क्यों कर रही है? तय कर लीजिए ना, तो हम भी तय कर लेंगे। जिन्ना साहब के ज़माने में भी बड़ी बात होती थी भाई, दलित मुस्लिम की भाई भाई की बात होती थी, हम भी सुनते थे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी बड़ी सारी बातें होती हैं भाई, और आजकल उस नारे को नया नाम दिया गया है, जय भीम और जय मीम के नाम से। मैं 2 बात कहना चाहता हूं, क्या कॉमन है, आप इस साइकोलॉजी को देखिए। आर्टिकल 35A में जो बात अभी पवन जी ने कहा कि 1957 में जम्मू कश्मीर का आइन बना, लागू हो गया, और उसमें आपने आर्टिकल 35A के तहत एक कट डेट भी तय कर दी। लेकिन उसी 1957 में गुलाम बख्शी साहब वहाँ के सर्वा थे और वहाँ शहर में स्वीपर्स की स्ट्राइक हो गई, और स्ट्राइक हो गई तो शेख साहब है साहब, वो सिर्फ करते हैं, साफ नहीं करते। अब यह हुआ कि स्ट्राइक हो गई, 2 महीने हो गए, महामारी फैल गई, तो कहा गया कि भाई कुछ ढूंढो, क्योंकि इस काम के लिए तो सिर्फ हिंदुओं की कौम में कोई एक जात है जिसको दलित कहते हैं, वही करते हैं ये तो काम,
हम तो करेंगे नहीं। तो पठानकोट से, अमृतसर से कुल मिला के 200 वाल्मीकि परिवारों को बुलाया गया, बड़ी उन विचारों की आवभगत की गई। 1957 के भारत के बारे में सोचिए, उस ज़माने बहुत सारी चीज़ें लोगों को नहीं पता थी, और उनसे समझौता किया गया कि आप आएंगे, हम आपको यहाँ PRC देंगे, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट देंगे कि आप जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं। उनको इस बात का कोई इल्म भी नहीं था, उनको नौकरी मिल गई, वो इसी में खुश थे। वो बात चलती रही। अभी कोई चंद सालों पहले उस वाल्मीकि समाज की एक लड़की मुंबई चली गई, उसने वहां PhD कर ली, और PhD करने के बाद वो टॉप शॉप करा उसने भाई। तो वो अपने फैमिली को बताने के लिए आई और उसने कहा कि मैं अब जम्मू कश्मीर जाऊंगी, नौकरी मिलेगी मुझे। उसने वहां कोई वांट्स निकली हुई थी, उसमें लेक्चरर की नौकरी के लिए अपना आवेदन पत्र दे दिया। तो उससे पूछा कि आपका PRC कहाँ है, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट कहाँ है? तो उसने कहा मुझे तो पता नहीं, मैं तो यहीं पैदा हुई हूं। तब वो खोज होते 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 ये पता चला कि उसमें तो दानिश्वर, दलितों के मसीहा, दलितों के साथ 47 से लेके 2018 तक भाई भाई का खेल खेलने वाले लोगों ने एक अजीबोगरीब खेल खेला, और उसमें ये लिख के गए जम्मू कश्मीर के संविधान में कि दलित जो यहां है उसको हम परमानेंट रेजिडेंट का सर्टिफिकेट इसलिए नहीं दे सकते कि 1957 से पहले 1954 में एक धारा पास हो गई है जिसके तहत नागरिकता तो नहीं मिल सकती। इससे भी आगे उन्होंने महान कार्य क्या किया, उन्होंने कहा कि दलित जो यहां के हैं ये सफाई करें, रहें, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो दलित 200 परिवार थे उनकी गिनती कोई अब 2.5 लाख के आसपास है, 4 जनरेशन उनकी हो गई हैं। उसमें अजीबोगरीब, इसको लेकर के मुझे लगता है कि इस देश में बहुत लोगों को, खासतौर से दलितों की राजनीति करने वालों को, कहीं फंदा बांध के कहीं लटक जाना चाहिए पेड़ से। उस कॉन्स्टिट्यूशन में यह लिखा गया है कि ये जो दलित हैं ये जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं बन सकते। ये भी बात समझ में आती है। ये पैदा अगर इनके यहां कोई होगा, उस बच्चे का बच्चा और उस बच्चे का बच्चा, जितनी भी जनरेशन हो जाएंगी, उन्हें जम्मू कश्मीर में सिर्फ भंगी की नौकरी मिलेगी और कोई नौकरी नहीं मिलेगी। क्या बात है भाई, क्या गंगा जमुना तहजीब है, क्या जय भीम और जय मीम जल रहा है भाई इस देश के अंदर। लेकिन कोई नहीं बोल रहा, नेता नहीं बोल रहे, समाज नहीं बोल रहा। मेरा नेताओं से कोई शिकायत नहीं, लेकिन आप क्यों नहीं बोल रहे भाई? आप इस पे क्यों नहीं चिल्ला रहे? क्योंकि ये आपका इशू नहीं है। आप उनका गलेवान क्यों नहीं पकड़ रहे कि इसी उत्तर प्रदेश में तकरीबन 20 साल तक जय भीम और जय मीम और उसके अलावा ओबीसी, इन लोगों की सरकार कुल मिलाकर के 20 साल रही है। आई एम राइट? कुल मिलाकर के एक बार मुलायम सिंह जी, एक बार उनके बेटे, फिर मायावती, ऐसे कुल मिला के दोनों रहे, और दोनों चैंपियन है। एक ओबीसी का चैंपियन है, एक दलित का चैंपियन है। कोई बुरी बात नहीं है चैंपियन होना। इसी उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम अलीगढ़ है, और उसी में एक यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी 1920 में बनी, मदरसा था, सर सैयद ने जो भी कुछ करा वो बन के बाहर आ गई। उस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जो भारत के संविधान के तहत जोड़ा गया कि भारत की हर यूनिवर्सिटी के अंदर दलितों का, ओबीसी का जो 27% रिजर्वेशन है वो उसमें लागू होगा। है कि नहीं? आपके बनारस में है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लागू नहीं हुआ। ना तो मायावती ने कभी पूछा, ना मुलायम सिंह ने कभी पूछा कि भाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तो इसको लागू कर दो। दलित मुस्लिम बड़ा प्रेम चल रहा है। सरकार बनाने के लिए, दलितों को बहका करके वोट लेने के लिए तो जिन्ना साहब ने भी यही किया था। और सब जानते हैं कि पाकिस्तान का पहला लॉ मिनिस्टर कौन था। वो बंगाल से चल के वहाँ गए, उनको लॉ मिनिस्टर बने, तमाम संविधान लिखा, फिर धक्के मार के निकाल दिया कि उनको बताया गया कि पाकिस्तान के डिवीजन के वक्त पाकिस्तान में 12% दलित थे। लेकिन दलितों के रेप और दलितों के मर्डर की वजह से जोगिंदर नाथ मंडल नाम का पहला वो शख्स जो पाकिस्तान का लॉ मिनिस्टर बना, रोया और अपने इस्तीफे में लिखा उसने कि मैं इस वजह से मुल्क छोड़ के जा रहा हूं। भारत में वो कब आए, कहां आए, कब उनकी मृत्यु हो गई, पता नहीं चला। वो लोग आज भी दलित मुस्लिम प्रेम की कहानी गढ़ रहे हैं।
वो आज भी लार्जर हिंदू फैमिली को तोड़ने के लिए दलितों का सहारा लेके आगे बढ़ रहे हैं। और जय भीम के नाम से कितनी सेनाएं बन रही हैं, अंबेडकर के नाम से सेनाएं बन रही हैं, तमाम लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इन बुनियादी सवालों को आप भी नहीं उठाएंगे तो वो भी नहीं उठाएंगे भाई। तो कम से कम आप तो उठाइए, उनका आईना तो दिखाइए भाई कि ये कौन सा दलित मुस्लिम प्रेम है जो पाकिस्तान से चला था, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आ गया और जम्मू में चला गया। लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा कि बार बार हम दलित मुस्लिम प्रेम की बात करते हैं और हिंदुस्तान के उस हिंदू के ऊपर, उस ब्राह्मण के ऊपर ये सवाल उठाए जाते हैं कि उसने हजारों साल दलितों पे अत्याचार किया। भाई किया होगा, मान लिया, उस अत्याचारों के करने की वजह से हम जो कुछ इस देश में कर सकते थे किया। अंबेडकर की पत्नी कौन थी, अंबेडकर को पढ़ने के लिए किसने भेजा, भारत के संविधान को किसने बनाया, संविधान में कितनी सुविधाएं थी, इस सब के बावजूद भी हम दलित विरोधी हैं भाई। और वो अलीगढ़ से लेके कश्मीर तक जो कर रहे हैं, जो एक राज्य है जो मुस्लिम डोमिनेटेड है और एक यूनिवर्सिटी है जो मुस्लिम डोमिनेटेड है, वहां हम दलित प्रेम हमें नजर नहीं आता है कि साहब शेख साहब सिर्फ गंदगी साफ कराना चाहते हैं दलित से, लेकिन साथ नहीं बिठाना चाहते उसको। तो ये सवाल आप उठाएंगे तो कुछ लोग कॉर्नर होंगे पॉलिटिक्स में भाई, लेकिन ये सवाल आप भी नहीं उठाते हैं। ये सवाल से आप उनका चस्पा नहीं करते उनके मुंह के ऊपर। लिहाजा इस देश के अंदर एक फ्रॉड नैरेटिव चल रहा है, लगातार चल रहा है। तो ये पूछिए अपने दलित भाइयों से, पूछिए उन मुसलमान भाइयों से कि भाई इतना प्रेम है तुम्हें इनके लिए कि सुबह शाम ओवैसी बड़ा परेशान है। कई लोग तो टेलीविजन पे जब डिबेट करते हैं तो अपने पीछे अंबेडकर की तस्वीर लगा के बैठ जाते हैं। कई मुसलमान जो टेलीविजन पे डिबेट करते हैं, सिंह साहब जानते हैं, पीछे अंबेडकर की तस्वीर